हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं जेबी फाउंडेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं, और जैसा कि आज भी हम लोग कुछ सीखने वाले ही हैं। जी बिल्कुल। और जो सीखने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और कह सकते कि लाइफ प्रोसेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। वो भी क्या पता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको लास्ट सैटरडे बोला हुआ था कि ऑन मंडे वी विल मीट न्यू टॉपिक। दिस इज द न्यू टॉपिक, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं अगेन आप सबका फिर से दिल से शुक्रिया करता हूं, जैसे कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और सपोर्ट कर भी रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट्स, चाहे वो बोर्ड आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, चाहे एससी बोर्ड हो, मैं उन तीनों बोर्ड्स की स्टूडेंट्स से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं ना तो प्लीज स्किप मत करिए, क्योंकि आपको बस नई नई चीजें सीखने को मिलती रहती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आईसीएसई के अकॉर्डिंग थोड़े से मटेरियल्स कम होंगे, बट नॉलेज भरपूर दिया जाएगा आपको। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के एक कहते कि वहां पर कमेंट थे कि सर प्लीज ट्राई टू ट्रांसलेट इन हिंदी। तो मैं चाहूंगा कि उन स्टूडेंट से बस एक बात की अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप उस इसको हिंदी, ठीक है, मैं आप यूपी बोर्ड के हैं, हिंदी में लिखना पड़ता है, बट सॉरी टू से डियर कि हम सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश में आपको बताते हैं, रिटर्न करते हैं। बाकी सारी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में ही बात करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं टोटली इंग्लिश में बात करता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए बाइलिंगुअल यूज करता हूँ, जिससे कि मैं किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होने दूँ, ठीक है। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, चलते हैं फटाक से। देखिए, आज की जो टॉपिक है हमारी वो क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब तो राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मतलब पढ़ने में लिखने में कोई समस्या तो नहीं आ रही होगी ना। अब तो राइटिंग काफी पहले से ठीक ठाक कर दिया गया, उतना भी अच्छा नहीं बट ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें, ये क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं है, फिर से मैं लिख देता हूं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। देखिए, अगर इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को लोग देखते हैं ना तो सबसे पहले मन में एक क्वेश्चन आता है कि यार ये होता क्या है। मैंने लिख तो दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसके बारे में पहले जान लो, फिर आगे हम लोग स्लाइड पे चलेंगे। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि विच टाइप ऑफ वेस्ट? दिस इज द नाइट्रोजिनस टाइप्स ऑफ वेस्ट, टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब किसमें पाया जाता है नाइट्रोजनस टाइप्स ऑफ वेस्ट? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ह्यूमन बींग्स की बात करूंगा, जिसमें क्या होता है यूरिया। ये क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। फिर हमारे पास क्या आता है? अमोनिया, फिर यूरिक एसिड। देखिए, पढ़ने आपको सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं, बहुत होते तो बहुत ज्यादा हैं, बट आपको इस टाइम में और भी कुछ देखो। जैसे हमारे पास है वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और स्वेट्स ग्लैंड भी है, मतलब जो स्वेट्स आती हैं वो भी हमारा क्या एक वेस्ट ही तो है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमें याद रखना है और ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, हमें जो डिस्कस करना है वो क्या, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करना है। सबसे पहले होता क्या है ये चीज देख लेती है हम लोग। बेसिकली हम लोग को बता चुके हैं कि नाइट्रोजन वेस्ट होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजनस। देखिए, मैंने बोला था नाइट्रोजनस लाइक यूरिया फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन देयर होमियोस्टेसिस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अपने किसी भी इनर साइड के वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आते कैसे हमारे पास? तो भाई तो मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू आते हैं। आपको पता है ना, मेटाबॉलिक मतलब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जब कंबाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक बोलते हैं। क्लियर है जी? गुड, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, और एक चीज लिखा हुआ यहां पर, मेंटेन द होमियोस्टेसिस। देखिए, जब आप रेस्ट रूम में जाते हैं और आराम से 2 मिनट का वॉशरूम करके खड़े होते तो कहते हैं अभी को बेटर फील कर रहा है, वो क्या हमारे लिए हो गया? एक होमियोस्टेसिस, मतलब इंटरनल बॉडी के जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कुछ मेंटेन कर लेता है। अब दूसरी चीज देखिएगा,
इट प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी एंड द रेगुलेट द वाटर सॉल्ट्स बैलेंस। देखिए जब हम लोग वॉशरूम जाते हैं या फिर रेस्टरूम जाते हैं तो बेसिकली हम लोग उस चीज़ों को बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जो बैलेंसिंग होती है ना बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाता है। जब आपको प्रेशर समझ आता है यार बहुत मुझे वॉशरूम जाना है वॉशरूम, तो उससे बहुत अजीब सी कोई फीलिंग आती है, तो उस फीलिंग को मेंटेनेंस करने के लिए क्या होता है, हमें रेस्टरूम में जाना पड़ता है। अब उस रेस्टरूम का मतलब क्या है, वहां पर रेगुलेट करना होता है हम लोगों को, किसके लिए, वाटर एंड सॉल्ट के बैलेंस को। देखिए इन ह्यूमंस द प्राइमरी ऑर्गन इज द किडनी बट द अदर ऑर्गन्स लाइक द स्किन एंड लंग्स आर आल्सो कंट्रीब्यूट्स। ठीक है, मैंने आपको लिखा था ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्वेट्स मतलब पसीना, वो भी क्या करता है, हमारा क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ही काम करता है। मतलब स्वेट्स जो हमारे स्किन से बाहर तो आती है, आपको पता ही है, आप हैवी वर्कआउट करेंगे तो आपको पक्का एक मतलब स्वेट्स आएंगे, नहीं करते हैं तो बस थोड़ा सा पोछा ओछा लगा लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको भी। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग। जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ना तो एक चीज देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द नाइट्रोजनस वेस्ट। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब किसी भी एनिमल्स की बात करते हैं तो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस में मतलब हर एक तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो अभी हम लोग को डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है इस पे नाइट्रोजन वेस्ट पे करना है। तो नाइट्रोजन जब वेस्ट पे करना है तो भाई पहले नाइट्रोजन की बात तो करते हैं, एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए एनिमल्स एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की ब्रेकिंग डाउन हो जाती है तब उसकी बात कर रहे हैं क्या, ये नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटाट, वाटर अवेलेबिलिटी एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। हम लोग सुबह सुबह दाल चावल रोटी सब्जी घी पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, उन सब खाने के बाद जो वेस्ट होता है ना बेसिकली वो किस में हमारे पास, फ्रॉम द प्रोटीन्स की बात कर रहा है, जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म बनते हैं उसके बाद की बात कर रहा है वो, कि उसमें क्या होती है हमारे पास, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो ब्रेकिंग डाउन होती है वो किस में होती है, भाई जाहिर सी बात है प्रोटीन से रिलेटेड होती है। देखिए दिस एडाप्टेशन हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी। और उस एडाप्टेशन में हमारे पास क्या होता है, टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करना पड़ता है, टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर वो ज्यादा होगा तो क्या होगा, दिक्कत तो होगी। तो इसीलिए हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। देखिए पहला क्या, अमोनोटेलिक। देखिए अमोनोटेलिक का नाम से पता चल गया ना। देखिए अमोनो मतलब क्या होता है, अमोनिया। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, अमोनिया। मैंने देखिए हम लिखा भी है, नाइट्रोजनस बेस कैसा होता है यहां पर, अमोनिया होता है। एग्जांपल में किसमें होता है, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक बोनीफिशेस, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवर्म्स इन द मॉइस्ट सॉइल, टैडपोल्स। देखिए मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में बोल देता है भैया कि अमोनोटेलिक एनिमल्स की एग्जांपल्स बताइए अब, या इन अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म लाइक, तो आपको एग्जांपल्स तो याद होने चाहिए एटलीस्ट, कम से कम एकदम याद रखिएगा अच्छे से, जैसे बोनीफिशेस, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, अर्थवर्म्स, इनवर्स एंड टैडपोल्स। क्लियर है, आगे बढ़े, अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक देखिए नाइट्रोजनस बेस कैसा है, यूरिया है। कैसा है, यूरिया है। एग्जांपल्स देख लीजिएगा, मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, डॉग्स। देखिए सम एडल्ट एम्फीबियंस भी हैं, सम एडल्ट एम्फीबियंस, ऑल एम्फीबियंस नहीं, यहां पर एडल्ट एम्फीबियंस की बात कर रहा है, जैसे फ्रॉग इन डैम्प हैबिटाट्स। ठीक है, जो एकदम मॉइस्ट दलदली एरिया मतलब डैम्प हैबिटाट्स में होते वहां की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये थर्ड इसी में आ गया, मैं यहां पर देख देता हूं, यूरियोटेलिक। जो बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, लिजर्ड्स है, स्नैक, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल, ये तीसरा टाइप आपका है। ठीक है, याद रखिएगा, तीसरा यूरियोटेलिक का। नाइट्रोजन बेस आपके पास क्या है, यूरिक एसिड होता है। इसमें लिखे नहीं है, सॉरी, इसमें वो थोड़ा सा टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया, बट आपको यहां पर मैं लिख देता हूं यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको, बड़े आगे हम लोग। देखिए मॉर्फोलॉजी मतलब हम लोग किडनी को देखने के बाद क्या बोलते हैं भैया, कैसा दिखता है, कलर कैसा होता है, वेट कैसा होता है, काम क्या करता है, और कितने कितने चीजों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो भैया उन सब चीजों को जानना तो पड़ेगा ना, तभी तुम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी। क्लियर है। देखिए जब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमेशा दिमाग में पिंच रखिएगा, कुछ चीजों को एकदम
एकदम तुरंत सडन आ जाना चाहिए। जैसे किडनी, किडनी क्या है, पेयर ऑफ किडनी होती है, मतलब लेफ्ट साइड भी होती है और राइट साइड भी होती है। अभी आपको दिखा देते हम आपको दिस वन, ये देखिए है ना, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पेयर ऑफ किडनी आपको दिख रही है ना, यहां पर देखिए पेयर ऑफ किडनी दिख रही है आपको, दिख रही है भैया, सही दिख रही है, काफी डार्क कलर है ना, मस्त लगता है देखने में। हाँ जी बिल्कुल, देखने में अच्छा लगता है। देखिए रीनल आर्टरीज ये दिख रहा है आपको, यहां पर कनेक्टेड है, यहां पर दिख रहा है आपको, यहां पर ये अरोटा आपको दिख रहा है, यहां पर वेना केवा दिख रहा है आपको, यूरेटर दिख रहा है आपको, यूरेथ्रा दिख रहा है आपको, यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है आपको। ये नाम एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे तीनों बोर्ड, मतलब चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड, कोई भी स्टूडेंट हो, भाई डायग्राम बनाना ना भूलिएगा, और इसमें आपको बहुत बेनिफिट होता है। देख लीजिए इसको, अब देखिए मॉर्फोलॉजी दिख रही है, किडनी बीन शेप्ड, जिस पे आपको अंडरलाइन दिख रही है भैया ना, उसको अच्छे से एकदम करिएगा याद, एकदम पॉइंट एकदम। देखिए मैं उसी लिए बोला कि आपको रटना ना पड़े यार, मतलब रटने का जुगाड़ खत्म कर दो, बस लेक्चर्स देखो, बात समझो, बात खत्म, फिर ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, रेडिश ब्राउन ऑर्गन्स होती है, और इसका जो एक आपको डायमीटर दिख रहा है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और 120 से लेकर 170 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात, ये वेट है, ये क्या है इसका वेट हो गया, ये क्या इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन बिलो द रिब केज, भाई आइदर साइड मतलब साइड में जो होता है ना यहां पर, उसकी बात कर रहा है वो। दूसरी बात ये क्लियर होगी ना, किडनी कितनी होती है। ठीक है, अब देखिए यूरेटर, अभी देखिए हमने पेयर ऑफ यूरेटर से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच ना, वो पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं। देखिए टू थिन मस्कुलर ट्यूब्स एंड दे हैव 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब उसकी जो लेंथ होती है कैसी है, वो 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कनेक्टिंग ईच किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, मैंने भी ऐसे ही बोला अभी, वाया द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से अटैच होकर वो क्या करिए, यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करती है। क्लियर बात। तीसरा पॉइंट देखिए, यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर इलास्टिक सैक्स, कैपेसिटी 400 to 600 ml यूरिन। जी बिल्कुल, जब स्टोर होता है ना तो आपको फील होता है भाई अब चलना चाहिए, कंट्रोल नहीं हो रहा, अब तो चलना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग आती तब की बात कर रहा है ये। अब देखिए इन द पैल्विक कैविटी, ये क्या होता है, पैल्विक कैविटी में लोकेटेड होती है इसकी यूरेथ्रा। देख लीजिए अब, ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड, ये भाई क्या होता है, ये ब्लैडर आउटसाइड के लिए रिस्पॉन्स करता है, और लॉन्गर इन मेल्स, मेल्स क्या होता है, बड़ा होता है, एंड ऑल्सो कैरीज द सीमेन, और ये क्या करता है, सीमेन को भी कैरी करने का काम करता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन, उसमें बताएंगे हम आपको अच्छे से भी। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन देख लीजिए अब, लंग्स, अभी मैंने आपको बताया था, शुरू में बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना, करते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर जाते हैं, तो ये एक्सक्रीटी का भी काम करता है। स्किन देखिए, एक्सक्रीट सॉल्ट्स, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड वाया द स्वेट्स, आल्सो हेल्प इन द थर्मो रेगुलेशन, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। जी, जब गर्मियों में एकदम पसीने से लथपथ होते हैं और कूलर के सामने बैठ जाते हैं तो बोलते हैं वाओ क्या मस्त फीलिंग आ रही है, वो क्यों आती है, इसी की वजह से आती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम तो दिख लिया आप लोगों ने, अब डायग्राम देखकर आपको पता चल गया कि हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भाई मॉर्फोलॉजी होगी है, नेफ्रॉन्स हो गए। एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा नेफ्रॉन्स के पहले एक चीज और देख लेते हैं, फिर बताते हैं हम आपको। ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिए। देखिए ये जो डायग्राम है ये बहुत कम पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही कम पूछा गया है, बट फिर भी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये आपको किडनी का टीएस दिखा रहा है, सेक्शन क्या दिखा रहा है,
टीएस सेक्शन दिखा रहा है। जब टीएस की बात करते हैं तो देखिए जो आपको इसमें दिख रहा है आपको ना, ये पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आउटर थोड़ी ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। उसके बाद ब्लू लाइंस दिख रही है, एक डार्क रेड लाइन दिख रही है। तो जो आउटर लाइन दिख रही है क्या बोलते हैं, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसका मतलब जो किडनी है वो दो सेक्शंस में डिवाइड है, आउटर इज कॉर्टेक्स एंड इनर इज मेडुला, ठीक है। ये आपके पास ये कॉर्टेक्स रीजन हो गया और ये मेडुलर रीजन हो जाएगा यहां पर, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुलर। देखो मैंने बोला पिरामिड लाइक, तो ये जो मेडुलरी पिरामिड होता है वो मेडुलर रीजन में पाया जाता है, तो ये आउटर साइड ये इनर साइड होगी। दूसरी देखिए रीनल कैप्सूल, ये जो आपको ऊपर ब्लैक कलर दिख रहा है ना आपको, ये वाला ये रीनल कैप्सूल होता है, मतलब उसे कवर्ड होती है वो चीजें, मतलब जो किडनी के पार्ट होते हैं वो कवर्ड होते हैं। वही हम बात करते हैं यूरेटस की, आपको दिख रहा है यहाँ पर यूरेटर, जब टीएस कट करते हैं तो उसको दिखता नहीं यार, एक बड़ा सा यूरेटर दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा था आपको, पेयर ऑफ यूरेटस। पेल्विस मतलब ये रीजन देखिए जो इनर साइड का जहां पर वो प्रेजेंस होता है, जहां पर सारी चीज इकट्ठा होती है, कलेक्शन होती है, वो कौन सा पेल्विस होता है। ये देखिए ब्लू कलर जो क्या है रीनल वेन्स है हमारे पास है, रेड कलर क्या हमारा रीनल आर्टरीज है। आपको पता है ना भैया, रीनल वेन सब कुछ लेकर आ रहा है, रीनल आर्टरीज सब कुछ लेकर जा रहा है, मतलब वेस्ट मटेरियल को जो वेस्ट ब्लड है या फिर जो इम्प्योरीफाइड ब्लड है वो क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है और फिर आर्टरी सबको लेकर भेज दे रहा है प्योरीफाई करके। ये देखिए कैलिक्स, ये देखिए दो बिटवीन मेडुलरी रेस के बीच में आपको एक रीजन दिख रहा है आपको कैलिक्स, ये कैलिक्स रीजन होती है। मेडुलरी रेस ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, ये पॉइंट ये चीज यहाँ पर जो आपको दिख रही है ये ऐसी वाली, ये मेडुलरी रेस, और इसी के अंदर क्या होता है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, और वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हम क्या होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है, मेन वही है। रीनल कॉलम, अब इन दोनों पिरामिड्स में देखिए थोड़ा स्पेस पाया जा रहा है, ये रीनल कॉलम्स, तो ये याद रखिएगा आप लोग, मेरा बताने का एक ही पर्पस था कि ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया था अभी, ठीक है, रेगुलेशन। ये देखिए नेफ्रॉन्स, सॉरी नेफ्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा है बस यहां पर, ये ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ, जो नेफ्रॉन्स होता है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं ये देख लीजिएगा। पहला मालपिगियंस बॉडी, ये मालपिगियंस बॉडी किसको बोलते हैं हम लोग, रीनल कार्पसल्स बोलते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होती है सराउंडेड बाय द बोमेन्स कैप्सूल। अभी हम लोग जब स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो वहां क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या क्या चीजें बोलती है, मैंने सिर्फ आपको पहले बता देते हैं फिर स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। तो नाम याद रखिए, मालपिगियन बॉडी से अगर बोल दिया तो किसको बोलेंगे, तो रीनल कार्पसल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, मालपिगियन बॉडी बोलेंगे। क्या क्या इसमें अटैच्ड होता है, तो ग्लोमेरुलस होता है जिसको क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बोलते हैं, किससे सराउंड होता है, बोमन्स कैप्सूल्स होता है, जो डबल कप वॉल्ड कप से स्ट्रक्चर होती है, डबल वॉल्ड होती है वो कप लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा है हमारे पास रीनल ट्यूब्स, देखिए जो रीनल ट्यूब से वो कैसा होता है, लॉन्ग क्वाइल ट्यूब डिवाइडेड इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल्स, पिसिटी लूप ऑफ डिस्टल कन्वर्टिबल्स, डिसिडियन कलेक्टिंग डक्ट। अभी इसको भी दिखाएंगे हम लोग कहां कहां चीजें दिखने को मिलेगी, बट देखिए नाम याद रहेगा तो स्ट्रक्चर फटाक से देख करके समझ जाएंगे। ये तो हम लोग देखा ही नहीं पहली बार और इसको देख अरे यार कहां से आ गया अभी, तब तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है, हम लोग को दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। Blood enters the glomerulus via afferent arteriole and leaves the efferent arterioles narrow, creating high pressure for the filtering, ठीक है, प्रेशर के साथ आता है और फिल्टर होने के लिए आता है। और एंटर किसे करता है, वाया afferent arteriole, निकलता किससे है, efferent arteriole। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए किडनी showing the cortex outer region and medulla inner region पैक्ड विथ नेफ्रॉन्स, मैंने आपको बताया था पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जी, इसी को मैंने आपको बताया था आपको। अ सिंगल नेफ्रॉन्स बोमेन्स कैप्सूल एनवेलप, ठीक है, एनवेलपिंग ग्लोमेरुलस एट द टॉप, ट्यूबलिंग्स लूपिंग डाउन हैंडलेस लूप एंड coiling back up the ending collecting duct, arrow is the source, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी आपको मैं दिखाता हूं, अब वो डायग्राम जहां की हम लोग बात करने वाले हैं, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, देखिए अफरेंट आर्टेरियोल है, ये आपका अफरेंट आर्टेरियोल देख रहे हैं आपको ना, ये नेटवर्क लाइक कैपिलरीज वगैरह जो है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, अभी मैंने नाम ही बताया, मालपिगियंस बॉडी, दिस इज कॉल्ड मालपिगियंस बॉडी।
अफरेंट आर्टिकल जितने भी हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो कैरी करते हैं और ला करके इसमें छोड़ देते हैं। ग्लोमेरुलस काम देखिए यहां पर, अब ये क्या आपका है, ये पूरा क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होती है। अब दूसरा मैंने बोला बोमन्स कैप्सूल, ये देखिए कप लाइक स्ट्रक्चर, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर्स, तो नाम अगर याद रहेगा तो डायग्राम फटाक से कर लेंगे हम लोग। दूसरी चीज देखिए, जब ये फिल्टर वाला काम कर रहेगा तो भाई ये जो वेस्ट मटेरियल होगा वो तो इसमें चला आएगा ना, इस येलो कलर वाले में, लेकिन जो रेड वाला क्या होगा वो एफरेंट होगा, मतलब जो प्योरीफाइड ब्लड होंगे वो अगेन बॉडी में भेज दिए जाएंगे। बात क्लियर है? अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए बोमन्स कैप्सूल हो गया। बोमन्स कैप्सूल क्या कर रहा है, थिन स्ट्रक्चर होगी, यहां पर थोड़ी सी फिल्टर्ड करने में प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि भाई ऊपर से आ रहा तो प्रेशर तो ज्यादा ही होगा, कंफर्म बता रहे हैं मैं आपको। अब देखिए ये आपको भी क्वालिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है आपको, ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ये क्या है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। यू शेप्ड स्ट्रक्चर कौन सा हमारा, लूप ऑफ हेनलेज होती है। और आपको दिख रहा है टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये पॉइंट, ये इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट को। टेढ़ा मेढ़ा अभी बोला ना जिगजैग लाइनिंग आ रही थी, तो जिगजैग लाइनिंग और कुछ नहीं है, पीसीटी ही है। अब देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है ना, ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से नीचे आना है। तो यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, मैंने भी बोला लूप ऑफ हेनले होती है। अब देखिए यहां पर ये असेंडिंग है। अब देखिए जैसे ही ऊपर नीचे आ गया, देखिए यहां पर ब्रॉडर है, दिख रहा है ना, ये ब्रॉडर है, लेकिन और नीचे आया तो कैसे हो गया, पतला हो गया। ये पतला हो गया तो भाई नैरोवियर हो गया, नैरो तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा हो तो भाई ऊपर उठने में इसको आराम नहीं होगी। ये जब आराम से ऊपर जा रहा था देखिए फिर ब्रॉडर हो गया, यहां पर ब्रॉडर हो गया, तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया। वाया रेक्टा यहां पर देखिए जैसे आगे बढ़ेगा ये आपके पास, ये फिर अगेन टेलोमी लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, कलेक्टिंग डक्ट। ये स्ट्रक्चर बताने का पर्पस पता है आपको, मैंने अभी तक ये नहीं बोला कि यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है, अभी मैंने बस स्ट्रक्चर आपको समझाया है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या चीजें देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। देखिए नेफ्रॉन्स, फंक्शन, देखिए जो मेन काम करना है नेफ्रॉन्स का वो फंक्शन क्या है। नेफ्रॉन्स फिल्टर्स 180 लीटर्स ऑफ द ब्लड डेली, 180 लीटर्स ऑफ ब्लड। देखिए दिमाग में कुछ याद रखिएगा, 180 लीटर्स ब्लड बहुत कहलाता है, बात समझ में आए ना, 180 लीटर्स ब्लड, और जो प्रोड्यूसिंग 1 to 2 लीटर्स यूरिन ऑफ, 1 से 2 लीटर यूरिन क्या कर रहा है वो फिल्टर करके अलग करता है। तो आप सोचते हैं किडनी हमारी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए इसमें जो यूरिन फॉर्मेशन होता है 3 स्टेप याद रखिएगा। पहला फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हाई प्रेशर ब्लड इन ग्लोमेरुलस फोर्सेस वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिया एंड वेस्ट, देखिए ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिया एंड वेस्ट इनटू बोमन्स कैप्सूल। क्या कहां जा रहा है वो, बोमन्स कैप्सूल में, वेयर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर फॉर्म्ड, लार्ज प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स स्टे इन द ब्लड। और जहां पर प्रोटीन की क्वांटिटी बड़ी होती है, साइज बड़ा होता है, वो ब्लड में क्या करता है, स्टे कर जाता है। सेकेंड स्टेप आती है, ये पहली स्टेप याद रख लीजिएगा, ये सेकेंड स्टेप याद रखिएगा, रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। जो टेढ़ी मड़ी लाइन दिख रही थी आपको, पीसीटी है वो। अब पीसीटी में क्या कर रहा है, पीसीटी एंड डीसीटी यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, अप्रॉक्स 99% ऑफ वाटर, सॉल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड बाय द एक्टिव और द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए ना, जब हम लोग बात करते हैं कहीं पर भी रीअब्जॉर्प्शन की, तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है एक एब्जॉर्ब होने के बाद जो चीजें दोबारा रीअब्जॉर्ब की जाती है उसी को रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और हमारे बॉडी में से बहुत चीजें जो वेस्ट होने के बाद भी यूजफुल होती हैं उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वहीं हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, तो जो थर्ड स्टेप होगा, सिक्रेशन एडिशनल वेस्ट हाइड्रोजन एंड ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कंसंट्रेशन, लूप ऑफ हेनले जो क्रिएट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुला टू रीअब्सॉर्ब वाटर्स मेकिंग द यूरिन कंसंट्रेशन या यूरिन कंसंट्रेटेड। तो आप इस बात पे याद रखेंगे कि लूप ऑफ हेनले में कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेट ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है। वो क्या करता है, रीअब्सॉर्ब होता है, किसका, वाटर का। जब वाटर को जाता है तो भाई रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर अगेन हमारे पास यूरिन का कंसंट्रेशन बन जाता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को?
कोई दुख तकलीफ जी होना नहीं चाहिए, बट फिर मैं पूछ लेता हूं आपसे। देखिए जो नॉर्मल यूरिन होता है एक्चुअली उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है कंपोजिशन। अप्रॉक्स 95% वाटर होता है, 2% यूरिया, 2% सॉल्ट यूरिक एसिड्स, एंड इसका जो पीएच होता है वो 6 होता है, और कलर फ्रॉम द यूरोक्रोम, और उसमें जो कलर होता है ना पेल येलोइश कलर होता है, वो क्यों होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, तो जब यूरोक्रोम की बात करते हैं तो याद रखिए कि इसे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस देख लीजिए। इंपॉर्टेंस मतलब मेंटेनेंस द ब्लड पीएच वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जी अगर हम लोग किडनी की बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंस हमारे लिए होता है, क्योंकि वो हमारे पूरे ब्लड के पीएच को मेंटेन कर लेता है। और वहीं बात करते हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर को भी। अगर किडनी फेल्योर हो गया तो ट्रीटेड बाय द डायलिसिस, उसे ठीक कैसे करते हैं? बाय द डायलिसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी फिल्टर्स ब्लड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें आपने देखा होगा, या जब किसी पेशेंट का किडनी खराब हो जाता है तो उसको डायलिसिस पे रखते हैं, तो डायलिसिस में हीमोडायलिसिस होती है। उसमें क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी लगाकर उसके ब्लड को फिल्टर करते हैं बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है बात? एक कॉमन इश्यू आती है किडनी स्टोन, क्रिस्टलाइज सॉल्ट इसको बोलते हैं, और ये इन्फेक्शन भी करता है हमें। ठीक है, किडनी स्टोन ये तब होती है जब हम लोग यूरिन को काफी देर तक स्टोर करते रहते हैं, मतलब स्टे करवाते हैं, तब होता है। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल। देखिए एग्जाम में तो आने के चांसेस होते हैं, बट आपको सीबीएसई की कॉपी में नहीं दिया, बुक में नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत हो रही हो। ठीक है, देखिए ऑर्निथिन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज यूरिया साइकिल। इट सीरीज ऑफ द biochemical reactions in the liver that converts toxic ammonia from protein breakdown into the non-toxic urea। कहां पर काम करता है? तो लीवर में काम करता है। टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा होता है? अमोनिया होता है। इसको कन्वर्ट किसके फॉर्म में करता है? तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से किस फॉर्म में? नॉन टॉक्सिक यूरिया के फॉर्म में, CuNH2CO। दिस इज द क्रूशियल फॉर द यूरियोटैलिक एनिमल्स, मतलब जो यूरिया फॉर्मेशन करते हैं, लाइक ह्यूमंस, टू सेप्टी excrete the nitrogen based via urine preventing अमोनिया पॉइजनिंग। और इसका बनाने का पर्पस यही होता है कि हमारे बॉडी में जो अमोनिया है वो एज अ पॉइजनस ना हो, इसीलिए वो तुरंत प्रोटीन क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और नॉन पॉइजनस सब्जेक्ट्स मतलब यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू होती है। देखिए लोकेशन देख लीजिएगा, स्टार्ट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फर्स्ट 2 स्टेप्स में होते हैं। जो स्टेप्स होते हैं ऑर्निथिन साइकिल देख लीजिएगा, क्या होता है? यहां पर अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड से एटीपी है, एस्पार्टेट है। जब ये तीनों मिलकर करते तो यूरिया, फ्यूमरेट और 2 एटीपी, एएमपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे, एटलीस्ट इस पॉइंट को तो अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं भी, ये पॉइंट तो अच्छे से दबाना चाहिए सभी को। ठीक है, क्लियर है? चलिए आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि इस पूरी लाइव प्रोसेस को आप अच्छे से समझे भी होंगे। ठीक है, देखिए लाइव प्रोसेस आज क्लोज हुआ आपका, और इससे रिलेटेड जो भी PYQs होंगे, ठीक है, या फिर मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, क्वेश्चन होगा, वो भी मैं आपको करा दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस चैप्टर्स पे, ये बुक्स खत्म हो जाते हैं, देन हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आपके एग्जाम्स भी नजदीक आ जाएंगे और आप तब तक पढ़ भी लेंगे। तो फिर अगेन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप इस तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते तब तक कि हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे नई जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।